हेलो दोस्तों, 24 नवंबर 1971 को अमेरिका में एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो बगल के सियाटल सिटी में जानी है और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे हैं। सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान हैं कि आज यहाँ इस हवाई जहाज में एक हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा डीबी कूपर। दिखने में हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, और इसकी उम्र होगी करीब मिड 40s में। लेकिन ये जानबूझकर प्लेन की बिल्कुल आखिरी रो में बैठा है। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहाँ मौजूद एक एयर हॉस्टेस को कहता है, मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर हॉस्टेस का नाम था फ्लोरेंस स्कैफर्नर, और कूपर उसको एक बड़ी ही मुस्कुराहट से एक नोट देता है। स्कैफर्नर एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसे करते देख कूपर ने कहा, मिस, मुझे लगता है कि तुमको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। स्कैफर्नर ने जब उस नोट को खोला तो वहाँ बड़ी नीट हैंडराइटिंग में क्लियर लिखा हुआ था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। स्कैफर्नर कूपर के साइड में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि एक्चुअल में इसके पास बॉम्ब हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर सामने दिखाता है। कुछ लाल से सिलेंडर्स, तारे और एक बड़ी सिलेंडर बैटरी रखी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि एक बॉम्ब है। कूपर अपनी डिमांड एयर हॉस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। इन सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना, और साथ ही 2 पीछे के पैराशूट और 2 आगे के पैराशूट मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए। इस प्लेन में और कुछ भी अजीब चीज़ें ट्राई मत करना, नहीं तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये सब पता नहीं था, और एयर हॉस्टेस स्कैफर्नर चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को इसके बारे में कुछ पता चले। वो चुपचाप से प्लेन की कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट प्लेन के पायलट्स को दिखाती है। एक और एयर हॉस्टेस टीना मैक्लो को भी ये बात बताई जाती है। फिर वो भी जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। फिर इन दोनों एयर हॉस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच में कांटेक्ट मेंटेन होता है। ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं, और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। कहते हैं कि कूपर को लेकर फुल कंप्लायंस दिखाई जाए। जो भी हाईजैकर कह रहा है, हम उसकी सारी डिमांड्स को पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सियाटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा पैसे का बंडल रखा था। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो, इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड पूरा करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये थी कि पैसों को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में गोल गोल घुमाता रहे। आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो बाकी सभी पैसेंजर्स को यही लगता रहा। फाइनली जाकर 5:46 PM पर ये फ्लाइट लैंड करती है सियाटल के एयरपोर्ट पर। ऊपर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लेन को मेन टर्मिनल बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है, पैसे का बैग और पैराशूट्स लेकर। जब चारों पैराशूट्स और $2 लाख से भरा बैग ऊपर को दे दिया जाता है, तो उसने इजाजत दी कि सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स अब प्लेन छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मैक्लो के। इस हवाई जहाज को इसके बाद प्लान के अनुसार रिफ्यूल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट बैठे हैं, उसके साथ डैन कूपर और टीना। कूपर फिर से पायलट को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। कूपर कहता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ाना है। हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर पंख 15 डिग्री पर रखे जाएंगे। प्लेन की रफ्तार धीमी होगी, जितनी धीमी रफ्तार हो सके। पायलट ने कूपर को बताया कि इन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उड़ाना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं था। लेकिन कूपर को इस बात की चिंता नहीं थी। कूपर ने टीना को कॉकपिट में जाने और दरवाज़ा बंद करने को कहा। उसने अपने पैराशूट निकाले और तैयार हो गया डाइव करने के लिए। कुछ मिनट्स बाद कॉकपिट में एक लाल लाइट चलती है, जिससे पिछली सीढ़ी डिप्लॉय की जाती थी।
कूपर ने ये सीढ़ी डिप्लॉय की और पैराशूट और पैसों के साथ वहां से कूद गया। पायलट और एयर होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो देखा नहीं, क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे और उस जमाने में कॉकपिट के दरवाजों पर कोई होल नहीं होता था जिससे आप बाहर की तरफ देख सको। लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट्स ने ये जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर गया और पायलट्स को दोबारा से प्लेन को कैलिब्रेट करना पड़ा। इसके बाद पायलट इस प्लेन को नेवाडा में रेनो के शहर में ले जाकर लैंड कर देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई जिस पर क्लिप लगी हुई थी, कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से जिसको कॉपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसे के बैग को कवर करने के लिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि सिगरेट्स जो वो स्मोक कर रहा था। प्लेन में उस जमाने में स्मोकिंग अलाउड थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने सब कुछ ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने 66 अनजान उंगलियों की पहचान की। उंगलियां ना किसी क्रू मेंबर्स की थी और ना ही दूसरे यात्रियों की, लेकिन जिस सूटकेस में बॉम्ब था, पैसे और पैराशूट सब गायब थे, बिल्कुल कूपर की तरह। उस दिन से FBI ने कूपर को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं मिल रहा था। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। आज तक के इतिहास का ये एक ऐसा हाईजैक था जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक। आखिर कूपर कौन था? उसके साथ आगे क्या हुआ? क्या वो पैसे पुलिस कभी वापस रिकवर कर पाएगी? इस हाईजैक में क्रेडिट कई लोग अक्सर टीना मैक्लॉय को देते हैं। हीरो बुलाते हैं उसे इस पूरे हाईजैक का, क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कूपर यहाँ पर कामली काम करता रहे, उसकी बातें सुनी जाए और कभी भी यहाँ पर कोई पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिसमें किसी को भी कोई खतरा पहुंचे। प्लेन के को पायलट का कहना था, कोट, इन दिस सिचुएशन शी वॉज सो काम एंड कूल। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई और इंसान इससे बेहतर तरह से बिहेव कर पाता। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि डीबी कूपर का नाम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उस बंदे का नाम एक्चुअली में डैन कूपर था, लेकिन आज के दिन ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर कहकर बुलाते हैं। डैन कूपर डीबी कूपर कैसे बन गया, इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस समय एक रिपोर्टर था जेम्स लॉन्ग नाम से, जो अपनी डेडलाइन मीट करने में लेट हो रहा था। तो जल्दी में वो अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त उसने इस नाम को गलत सुन लिया। पुलिस वाले ने वहां पर कहा था कि इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन इस रिपोर्टर ने डीबी कूपर सुन लिया और वही चीज अपनी खबरों में सुना दी। इस रिपोर्टर को कई और जर्नलिस्ट सुनते हैं और वो भी अपने न्यूज चैनल में खबरों में छापते वक्त डीबी कूपर का नाम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। कुछ इस तरह से हमारे हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश अपने चारों तरफ स्ट्रैप कर लिया था। उस सारे कैश का वजन कम से कम 10 किलो के आसपास था। 2 पैराशूट्स कूपर लेकर छलांग मारता है और कूपर ने जो छलांग मारी थी वो किस एरिया में थी, इसका भी अंदाजा पुलिस के पास मौजूद था। वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर ये छलांग लगाई गई थी। नीचे मौजूद थे ढेर सारे पाइन फॉरेस्ट और बड़े बड़े कैनियंस जहाँ पर भालू रहते थे। इसलिए शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया होगा। 10,000 फीट की हाइट से छलांग मार के, वो भी पिच डार्कनेस में। कूपर के पहने हुए कपड़े बिल्कुल भी जंप के लिए नहीं थे। अनुमान लगाया गया कि जब कूपर ने जंप किया उसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन को विश्वास था कि इन सब के ऊपर एक और समस्या थी, ठंडे पानी की। नवंबर में तापमान बहुत कम होता है। अगर कूपर एक झील में गिर गया होता तो वहां से बचना लगभग नामुमकिन था। ऐसे ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया कुछ ही मिनट्स में शुरू हो जाता है और उसके ऊपर से कूपर पर बंधे हुए वजन ने तैरना और भी मुश्किल बना दिया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी बाद में कुछ ऐसे कारण सामने आए जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद कूपर इस जंप को सरवाइव कर गया होगा। इसकी वजह ये थी कि कूपर की घटना के बाद कई और घटनाएं घटी। जब कूपर की हाईजैकिंग देश भर में पता चल गई तो और भी हाईजैकर्स ने उसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। मैकनलीज के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर आवर थी। ये डबल स्पीड थी कूपर की डाइव के कंपैरिजन में। फिर भी मैकनली ने अपनी जंप को सरवाइव कर लिया, सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करके। एक और हाईजैक हुआ जनवरी 1972 में रिचर्ड लाइपॉइंट के द्वारा। जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहन के छलांग मारी और स्नो में सेफ लैंडिंग भी कर ली।
वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर बाद में पुलिस के द्वारा पकड़े गए, लेकिन एफबीआई ने सोचा कि अगर ये लोग छलांग मार सकते हैं ऊपर से ज्यादा बुरी कंडीशंस में और सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डीबी कूपर भी सरवाइव कर गया होगा। उस रात खासकर जब टीना मैकलॉ ने कूपर को पैराशूट दिया और कूपर को इंस्ट्रक्शंस बताने की कोशिश करी थी कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, लेकिन कूपर ने टीना को कहा कि उसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे इन्हें यूज करना आता है। तो अब क्योंकि एफबीआई वाले भी ये अज्यूम करने लगे कि कूपर जिंदा हो सकता है, तो अगला काम उनका था कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पर उसने जम मारी थी। पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन से ही अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पुलिस ढूंढ रहे थे कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट का फटा हुआ टुकड़ा या फिर कोई $20 का बिल। जो पैसे कूपर को दिए गए थे उसमें कुछ खास था। खास बात यह थी कि ये सारे $20 के बिल थे, 10,000 नोट्स जो $2 लाख हो गए, और इन सभी नोट्स पर जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे बैंक ने इन्हें नोट डाउन कर रखा था। एफबीआई ने इस सीरियल नंबर्स की लिस्ट को देश में बांट दिया। बैंकों से लेकर कैसीनोज तक सबको कहा गया कि अगर आपके पास इन सीरियल नंबर्स के नोट आते हैं तो इन्फॉर्मेशन तुरंत दें। ऊपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सर्च एरिया एग्जैक्टली कहां पर ड्रॉ किया जाए, बहुत सारे वेरिएबल्स थे। प्लेन जब उस दिन उड़ रहा था तो विंड की स्पीड क्या थी, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, कूपर के छलांग मारने के बाद किस हाइट पर कूपर ने अपना पैराशूट खोला होगा और किन किन डायरेक्शंस में वो पैराशूट जा सकता होगा। इन्वेस्टिगेटर्स का बेस्ट एस्टिमेट था कि वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन स्टेट में लेक मार्विन के पास लैंड किया होगा। एफबीआई ने फिर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया। अगर हम सेम हवाई जहाज को सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ाएंगे और उस हवाई जहाज से एक 91 किलो का स्लेड स्टेयर्स को पुश आउट करेंगे तो वो स्लेड कहाँ जाकर लैंड करेगा, हम उससे कुछ बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि कूपर एग्जैक्टली किस एरिया में लैंड किया होगा। इसके चलते डोर टू डोर सर्च कंडक्ट करवाए गए। इस एरिया में जो लोकल फार्म हाउस थे, पुलिस वाले एक एक घर में जाकर दरवाजा नॉक करते थे जांच करने के लिए। सबमरीन को भी सर्च करने के काम पर लगा दिया गया। लेक मार्विन के अंदर 200 फुट गहराइयों में जाकर ढूंढने की कोशिश की गई। या तो पैसे मिले, या तो पैराशूट के पीस मिले, या किसी की बॉडी, लेकिन कुछ नहीं मिलता था और सारी एक्सपीडिशंस नाकामयाब रहती हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर्स नोट के सारे सीरियल नंबर को लोकल अखबार में छपवा देते हैं और खबर छपी कि जो पहला इंसान इन सीरियल नंबर्स के नोट को लेकर आएगा हम उसे $1,000 का इनाम देंगे। ये ऑफर 3 साल तक चलता है, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक नहीं मिलता है। अब आते हैं हम साल 1969 में। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके थे। अचानक से एक पायलट एफबीआई को कांटेक्ट करता है जिसका नाम था टॉम बोहान, और ये कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के लिए काम करता था। उस रात जब हाईजैक हुआ था तो कूपर के हवाई जहाज के 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊपर एक और हवाई जहाज उड़ रहा था जिसे टॉम उड़ा रहा था। टॉम का कहना था कि उस रात जो तूफान आया उसने अपने पूरे कैरियर में इतना भयानक तूफान आज तक नहीं देखा था। उसने बताया कि एफबीआई ने जो अपनी कैलकुलेशंस की हैं ऊपर की ड्रॉप जोन को लेकर वो 80 डिग्रीज से गलत है, क्योंकि वो उस रात प्लेन में मौजूद था। उसको बेहतर अंदाजा है कि कूपर एक्चुअली में लैंड कहाँ किया होगा। उसने एफबीआई को बताया कि सर्च एक्चुअली में हमने वशोगुल रिवर के ड्रेनेज एरिया के पास करनी चाहिए। कुछ ही महीने बाद टॉम का ये शक सही साबित होता है। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया रिवर के किनारे पर कुछ नोट्स पड़े हुए मिलते हैं। ये सभी नोट्स $20 के थे और कुछ की गड्डियां बनी हुई थी जिन्हें रबर बैंड से टाई किया गया था। एफबीआई ने उस एरिया में इसके बाद बहुत सर्च करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट के फटे हुए हिस्से, लेकिन कुछ नहीं मिला। एफबीआई एजेंट रिच टोसो का मानना था कि कूपर उस रात इस नदी के ठंडे पानी में डूबकर मर गया होगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस 8 साल के बच्चे को ये नोट पड़े हुए मिले थे उसे इनाम के तौर पर कुछ पोस्ट कार्ड्स इन्हीं नोट्स के दिए गए, और साल 2008 में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसी 15 नोट्स को ऑनलाइन ऑक्शन किया और इस $20 के नोट्स के बदले उसको $37,000 मिले, क्योंकि कूपर का केस दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इन नोट्स को पाने के लिए इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार थे। अब मार्च 2009 में एक रिसर्च टीम एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाई क्लिप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर इन पार्टिकल्स को जांच करती है। टाई क्लिप में कुछ पोजीशन टाइटेनियम, कहीं पर एल्यूमिनियम, कहीं पर एंटीमोनी एलॉय की फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि कूपर किसी केमिकल या मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था या फिर किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में। शायद वो खुद बोइंग, जो एक एरोस्पेस कंपनी है, उसमें काम करता था, क्योंकि ये जो अनएलॉयड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था
उन दिनों में ये एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में ही किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के पहले साल में FBI ने पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू मेंबर्स से बात करके कूपर का एक चेहरा भी स्केच आउट करने की कोशिश की थी कि कूपर एक्चुअली में दिखता कैसा है। पहला स्केच जो निकला 28 नवंबर 1971 को, वो कुछ ऐसा था कि लेकिन एयर होस्टेस ने कहा कि ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक नया स्केच बनाने में 1 और साल का समय लगा। इसको लेकर भी कहा गया कि ये ज़्यादा एक्यूरेट स्केच नहीं था। और 2 जनवरी 1973 को FBI ने अपना तीसरा फाइनल स्केच बनवाया था। कूपर के इस नए स्केच को देखकर एक एयर होस्टेस ने कहा, ये फोटो तो बड़ी एक्यूरेट है। इस ड्राइंग को देखकर बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि कूपर ऐसा ही दिखता था। बहुत से लोग अपनी नई थ्योरी बनाने लगे इसकी आइडेंटिटी को लेकर। एक्चुअल में कूपर था कौन? लैरी कार, जिसने 2006 से लेकर 2009 के बीच में इन्वेस्टिगेटिव टीम लीड की थी, उसका मानना था कि कूपर एक एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर था, क्योंकि कार्गो लोडर्स को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे पैराशूट्स पहनने हैं, कैसे पैराशूट्स को डिप्लॉय किया जाता है, प्लेन में सीढ़ियां कहां से खुलती हैं, ये सब उन्हें पता होता है। इन डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पर FBI ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी की। 800 लोग, जिसमें से कोई भी DB कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से करीब 20 को सीरियसली कंसिडर किया गया। इनमें से 2-3 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी था रिचर्ड मैकॉय, जो कि वियतनाम वॉर के एक आर्मी वेटरन था। कूपर के हाईजैक के 5 महीने बाद इसने एक प्लेन हाईजैक किया जो कूपर की हाईजैक से बहुत सिमिलर था, बोइंग 727। विमान में इसने डिमांड किया 4 पैराशूट्स और $5 लाख। पैराशूट्स लेने के बाद इसने पीछे सीढ़ियां खोलकर जंप कर दिया, लेकिन फर्क बस ये था कि हाईजैक के सिर्फ 2 दिन बाद FBI इसे ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है। 45 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और FBI को लगता है कि यही कूपर है जिसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया हाईजैक करने का। ये सब सुनने के बाद आपको लग सकता है कि ये तो हो गई मिस्ट्री सॉल्व, लेकिन अभी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। FBI आज के दिन ऑफिशियल मैकॉय को DB कूपर नहीं कंसिडर करती है। इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहले जो स्केच उन्होंने बनाया था वो DB कूपर और मैकॉय की डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से इतनी मैच नहीं करती है। दूसरा, FBI को बाद में एविडेंस मिला कि मैकॉय उस कूपर हाईजैकिंग की रात को कहां पर था। वो लास वेगस में मौजूद था। उसके अगले दिन वो घर पर अपने परिवार के साथ था। इसका मतलब ये चीज बड़ी क्लियर है कि मैकॉय DB कूपर नहीं हो सकता। दूसरा सस्पेक्ट था रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ नाम का एक वियतनाम वॉर वेटरन। इन्हें कई बार अरेस्ट किया गया फ्रॉड, एयरक्राफ्ट थेफ्ट, पोजेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स के लिए, लेकिन बाद में हमेशा नॉट गिल्टी पाया गया। टीवी प्रोड्यूसर थॉमस कॉबर्ट ने एक किताब लिखी 2016 में, द लास्ट मास्टर आउटलॉ, ये साबित करने के लिए कि रॉकस्ट्रॉ ही DB कूपर था। इसने हिस्ट्री चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, DB कूपर केस क्लोज। उसमें भी सेम चीजें दोहराई। कॉलबर्ट के साथ 40 लोगों की टीम काम करती थी, जिसमें कई फॉर्मर FBI के एजेंट्स भी हैं। उन सबका मानना है कि रॉकस्ट्रॉ ही असली DB कूपर था। सबूत क्या है इसको लेकर FBI ने जब शुरू में इन्वेस्टिगेशन की थी 1970 में, रॉकस्ट्रॉ उसमें इनिशियल सस्पेक्ट की लिस्ट में काफी ऊपर था। उन दिनों रॉकस्ट्रॉ अक्सर मीडिया के सामने काफी मजाकिया कमेंट्स किया करता था कि हो सकता है मैं ही हाईजैकर हूँ। FBI ने उसे 1969 के बाद सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं मिल पाए। टीवी प्रोड्यूसर कॉलबर्ट का मानना था कि FBI को इस बंदे के पीछे लगे रहना चाहिए था। अगर FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन को और बारीकी से करते तो पक्का और सबूत मिलते। लेकिन 11 जुलाई 2016 को जब कॉलबर्ट अपनी नई किताब लॉन्च करते हैं DB कूपर के ऊपर, उसके अगले दिन ही 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को क्लोज कर देती है। 2016 में रॉकस्ट्रॉ की उम्र 73 साल की थी और जो एलिगेशंस उस किताब ने लगाए थे उसके खिलाफ उससे अपनी नौकरी खोनी पड़ गई थी। आगे चलकर 2019 में नेचुरल कॉजेस की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। आज के दिन भी DB कूपर की ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि ये DB कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? यहाँ पर उस रात जब DB कूपर ने प्लेन से छलांग मारी, क्या कूपर ने उस छलांग को सरवाइव किया होगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ये चीज काफी सरप्राइजिंग है कि कूपर की हाईजैकिंग के बाद ढेर सारी और हाईजैकिंग हुई, लेकिन उन सब हाईजैकिंग्स में जो भी हाईजैकर पैराशूट का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदा था वो हमेशा जिंदा बचा और उसे हमेशा पकड़ लिया जाता था पुलिस या FBI के द्वारा। लेकिन कूपर क्यों नहीं?